गुड मॉर्निंग। आज हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल शेल। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको। इसका मतलब है कि हमारे पास खोखला गोलीय कोश है, यानी ये एक हमारे पास एक तरीके से बॉल मान लीजिए जिसकी की रेडियस दे रखी है स्मॉल r और उस पर चार्ज है q। इसकी वजह से अब हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो आपने निकाली है पॉइंट चार्ज की वजह से या डाइपोल की वजह से। डाइपोल में भी पॉइंट चार्ज से एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। लेकिन अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से नहीं निकाली जिस पर कि पूरी सरफेस पर, पूरी बॉडी पर चार्ज हो। तो यहाँ पर अब हमको दे रखा है कि एक हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल है, 3 डायमेंशन है, ये हॉलो है। एक तरीके से ये एज्यूम कर लीजिए कि जो बॉल आती है प्लास्टिक की उस पर चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज है और वो हॉलो है और आर रेडियस है। अब इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ कहाँ निकालनी है ध्यान से देखिएगा। इसके 3 पार्ट्स हैं। हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस हॉलो स्फेरिकल शेल के बाहर कोई पॉइंट है वहां पर। मान लीजिए पहला पॉइंट हमारा होगा कि जो पॉइंट P हमारा है आउटसाइड द सरफेस। दूसरा केस हम लेंगे जब ये पॉइंट P हमारा सरफेस पर होगा। और तीसरा केस हमारा है व्हेन द पॉइंट P इज इनसाइड द सरफेस। तो ये 3 केसेस हैं जिसके लिए हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिएगा बेटा, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हमारा चार्ज पॉइंट के फॉर्म में नहीं है तो हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम कहती थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज Q, यदि वो चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। लेकिन यहां पर हमारा चार्ज तो एक स्फीयर पर है, हॉलो स्फेरिकल शेल पर है, तो ये चार्ज तो किसी भी सरफेस से बंद नहीं है। तो पहला केस जो हमारा है कि पॉइंट P इज आउटसाइड द सरफेस, तो केस 1 लिखते हैं पहले हम। केस 1, when point P is outside the shell। ये पहला केस हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इस चार्ज Q को क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना होगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने माना कि ये पॉइंट O से लेकर जो पॉइंट P है वहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए है हमारी कैपिटल R। अब कैपिटल R डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट तो होगा नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। पॉइंट O से कैपिटल R डिस्टेंस दूर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब यदि हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और ज्वाइन करके क्या हमको एक दूसरा हॉलो स्फेरिकल शेल मिलेगा। यानी इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई छोटी सी बॉल है, छोटी सी बॉल हमने रखी और वो कहाँ रखी हुई है, वो हमने रखी है फुटबॉल के सेंटर पर। तो जो फुटबॉल हमारी हुई उसकी रेडियस तो है कैपिटल R और जो छोटी बॉल है उसकी रेडियस है स्मॉल r और छोटी बॉल पर हमारा चार्ज है Q। तो जो फुटबॉल हमारी सरफेस बन रही है कैपिटल R रेडियस की, इसी को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस हमारी बनी, ये हमारी बनी कैपिटल R रेडियस की, ये हमारी कैपिटल R रेडियस की गॉसियन सरफेस बन गई। चलिए ये बन गया। अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शेप दे देते हैं जिससे कि अच्छा लगने लगे। ये देखिए, ये हमारी कैपिटल R रेडियस की गॉसियन सरफेस हो गई। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या अब ये चार्ज जो हमको दे रखा था, ये चार्ज Q इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद हो गया। अब इसका मतलब हमारी गॉस थ्योरम यहां पर लग सकती है। अब हमने उस फुटबॉल की सरफेस पर जो छोटे छोटे पैचेस दे रखे होते हैं, मान लीजिए हमने एक छोटा सा पैच लिया है, यहां पर ले लिया ये पैच और इसको हमने मान लिया कि इसका एरिया है ds।
इस सरफेस का एरिया हमने ले लिया कितना, ds। क्या इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा? तो यहां पर हमारा इसका वेक्टर हो गया ds बाहर की तरफ, ये हो गया ds वेक्टर। अब ध्यान से सोचिएगा फिर से, हमने प्रॉपर्टीज चार्ज की में पढ़ा था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के नॉर्मली निकलती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 थी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर से नॉर्मली बाहर की तरफ निकलती है यदि हमारा चार्ज पॉजिटिव। तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे हॉलो स्फेरिकल शेल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, सरफेस के नॉर्मल भी होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मल होगी तो वो इसके भी तो नॉर्मल होगी, यानी अंदर वाली बॉल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वही लाइंस बाहर वाली सरफेस पर, जो आपने फुटबॉल की सरफेस ली है, क्या उस पर भी तो 90 का एंगल बनाएगी? तो जब उस पर भी 90 का एंगल बनेगा तो यहां से यदि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो क्या यही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी होगी? जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक दिस। तो ये यहां से 90 डिग्री बना रहा है तो यहां से भी तो 90 बनाएगा। इसका मतलब E और ds के बीच में हमारा एंगल बन रहा है 0, यानी जब हमने पॉइंट P लिया है आउटसाइड द सरफेस। सो गॉस लॉ कहता था कि phi इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, और ये हमारा इक्वल होता था 1/epsilon0 टाइम्स द चार्ज Q विच इज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। तो क्या इस क्लोज सरफेस के अंदर हमारा चार्ज Q एनक्लोज हो गया? गॉस थ्योरम लगेगी। E और ds के बीच में कितना एंगल था हमारा? 0। तो हमने यहां पर लिख दिया क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0 is equals to 1/epsilon0 times the charge Q। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1। E हमारा बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि सेंटर से P जो पॉइंट है कहीं पर भी हम देखें तो उसकी डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा, तो हम इस E को बाहर ले सकते हैं। ये E आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन epsilon0। E आ गया। अब हमको यदि ds को इंटीग्रेट करना है, इस ds को इंटीग्रेट करना है, तो क्या हमारी पूरी सरफेस आएगी, और इस पूरी सरफेस का सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन epsilon0। तो यहां से हमारा E हो गया 1/4 पाई epsilon0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हमारा पॉइंट P सरफेस के बाहर है। एक तरीके से और भी हम कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम सिग्मा के टर्म्स में। सिग्मा हमारी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब हमने आपको पढ़ाया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण वाला। तो वहां पे हमने कहा था कि जो सिग्मा होता है हमारा, सिग्मा, वो सिग्मा हम लेते थे चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया हमारा है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो क्या हम इस Q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो इस Q की जगह आप लिख दीजिए सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब क्या मिलेगी? 1/4 पाई epsilon0 सिग्मा 4 पाई
आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए जरा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और हमारी वैल्यू आ गई E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब, जब हमारा पॉइंट P बाहर है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q के टर्म्स में दिखाई है और यहां पर हमने सिग्मा के टर्म्स में दिखाई है। क्लियर? चलिए अब हम लेंगे व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द सरफेस। जब हमारा पॉइंट P ऑन द सरफेस होगा तब देखते हैं कि क्या होना है। अब हमारा है when the point P is on the surface। जब हमारा पॉइंट P सरफेस पर है तो हमारी क्या होगी, when the point P is on the surface, यानी पॉइंट P हमारा यहीं पर आ गया। जब हमारा पॉइंट P यहीं पर आ गया इसका मतलब अब हमारा छोटा सा ds वेक्टर अब हमने इसी सरफेस पर ले लिया। यहां से ds का ds वेक्टर हमारा बाहर की तरफ हो गया और इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ होगी। तो अब ये भी कह सकते हैं कि अब हमारी जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस वही है जो हमारा हॉलो स्फेरिकल शेल था। तो अब हमारा क्या बना, अगेन फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E और ds के बीच में एंगल इज 0, सो E ds cos 0 इज इक्वल्स टू Q वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज है। हमारा चार्ज Q ही है तो Q ही रहेगा। cos 0 की वैल्यू 1, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E हमारा बाहर, ds, क्या हमारा ds को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब हमारा ds क्या वही सरफेस एरिया है जो हमारी हॉलो स्फेरिकल शेल का एरिया होगा, यानी अब हमारा होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये अब हमारा हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से हमारी वैल्यू आ गई E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हॉलो स्फेरिकल शेल की सरफेस पर। अब देखिए बेटा, Q की जगह यदि हम Q को लिखें इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, यानी स्मॉल q को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लिख दीजिए जरा, तो देखिए क्या 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करके देखिएगा आपको यही मिलेगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऑन द सरफेस। तीसरा केस अब हम लेंगे व्हेन द पॉइंट P इज इनसाइड द सरफेस। केस 3, व्हेन पॉइंट P is inside the surface, inside the surface। अब देखिएगा, जब हमारा पॉइंट P सरफेस के ही अंदर है, तो जब हमारा पॉइंट P सरफेस के अंदर है तो देखिए ये हमारा हॉलो स्फेरिकल शेल था,
Q चार्ज था इसके ऊपर और इसकी हमने रेडियस ली थी स्मॉल r और ये था सेंटर O। अब हमने मान लिया कि हमारा पॉइंट भी सरफेस के अंदर है, तो O से लेकर P पॉइंट तक जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं हमने उनको ज्वाइन करके ये हमारी बन गई गॉसियन सरफेस। अब गॉस थ्योरम लगाते, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस जो है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपने ये ds ले लिया, इस ds का वेक्टर बाहर की तरफ ही होगा, तो हमारा हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q क्या होता था हमारा? Q हमारा होता था चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस, और यहां पर गॉसियन सरफेस के अंदर तो हमारा कोई भी चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि चार्ज हमारा हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब राइट टर्म हमारा पूरा ही 0 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल 0 हो गई। अब जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम देखें तो देखिए जरा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर ले लिया ये हॉलो स्फेरिकल शेल, ये हॉलो स्फेरिकल शेल है, ये सेंटर O है हमारा, सेंटर O के करस्पॉन्डिंग हमने यहां पे ये ले लिया है ओरिजिन, दैट इज O, और ये हमने ले लिया है एक्स एक्सिस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी यहां पर हमारा जो कैपिटल R है वो वेरिएबल है। चलिए इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी शो कर देते हैं। ये हमारा हो गया O और इधर हम इधर R दिखा देते हैं। अब देखिएगा, सेंटर O से लेकर सरफेस तक, यानी जब हमारा पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर था, यानी केस 3, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 0। यानी 0 से लेकर सरफेस तक, देखिएगा जरा, इधर भी दिखा देते हैं और इधर भी दिखा देते हैं, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गई, तो ये हमारी हो गई 0, इधर भी 0 हो गई, और चलिए इधर भी दिखा देते हैं, ये भी 0 हो गई। अब जब हम सरफेस पर थे तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल r, तब हमारी वैल्यू आई थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए वो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ रही है यहां पर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये देखिए, ये हमारी हो गई एट द सरफेस। जब हम सरफेस के बाहर थे तो हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली यही था, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R था, और जब हमारा कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से बड़ी होती जाएगी तो हमारी यही वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। इसका मतलब सरफेस पर सेंटर से लेकर सरफेस तक 0, सरफेस पर मैक्सिमम, लेकिन सरफेस के बाद इट विल डिक्रीजेस 1 अपॉन r स्क्वायर के फंक्शन से, और ये जब r इंफिनिटी होगा तब जाके एक्स एक्सिस को टच करेगा, यानी उससे पहले ये टच नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा ये लाइन यहां तक कंटिन्यूअस है, स्मॉल r पर हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा 0 भी है और यहां पर हमारा मैक्सिमम भी है, तो ये ग्राफ हमारा बनेगा, पहले इस तरीके से लाइन आएगी, फिर ये डॉटेड लाइन होगी और फिर कंटीन्यूअस लाइन होगी। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल शेल। ओके, चलिए।